हेलो साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है, आज हम लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 3। ठीक है साथियों, पार्ट 3 लेकर आ रहे हैं। 2 पार्ट हमने आपके लिए अपलोड कर लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। आज थर्ड पार्ट लेकर आ रहे हैं। तो आपको बता दूं साथियों, वीडियो काफ़ी आपकी अच्छा है, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। फॉर ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी यहाँ हो रही है। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हो रही है, तो जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल किरण ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन के आधार पर। तो पार्ट 3 में अपना जो पहला प्रश्न है वो है, एमसीक्यू के आधार पर है। अपना जो पहला प्रश्न है वो है कि कौन सा शब्द प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल का भाग नहीं है। ठीक है, कौन सा ऐसा शब्द है जो कि प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल का भाग नहीं है। जैसे कि समाजवादी की जब बात करें, सोशियोलॉजिस्ट की जब बात करें, संप्रभुत्व की जब बात करें, सवरेजिन की बात करें, राष्ट्रनिरपेक्ष की जब बात करें, डेमोक्रेटिक की जब बात करें और भारतीय की बात करें, इंडियंस की, तो ऐसा कौन सा शब्द है जो कि प्रस्तावना में नहीं आता है। तो आपको बता दूं साथियों कि सोशलिस्ट जो होता है, समाजवादी, वो भी प्रस्तावना में आता है। संप्रभुत्व यानी कि सोवरेजन जो भी है, सोवरिगन जो भी है, वो भी आता है प्रस्तावना में। राष्ट्रनिरपेक्ष की जब बात करें तो वो भी डेमोक्रेटिक है, वो भी प्रस्तावना में आता है। बस रही बात एक भारतीय की यानी कि इंडियंस की, तो वो एक प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है साथियों, तो अपना जो राइट आंसर है वो डी है। ठीक है, भारतीय इंडियंस जो है वो प्रस्तावना में नहीं आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। हैविंग सोलमनी रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इनटू इंडिया इनटू ए सोवर्जियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। नागरिकों के लिए कहा गया है ये। ठीक है साथियों, नागरिकों के लिए कहा गया है। ठीक, नागरिकों के लिए कहा गया है साथियों। इनमें कहा गया है कि यहाँ पे समाजवाद की तरह, संप्रभुत्व की तरह रहते हैं। जो भी लोकतंत्र जो है ना, समाजवादी की तरह लेते हैं, संप्रभुत्व से मिलकर रहते हैं सभी पब्लिक। ठीक है, सिटीजन नागरिक कहलाते हैं ये भारत के। हम सब भारत के नागरिक हैं, यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, समाजवादी की तरह रहते हैं, संप्रभुत्व की तरह रहते हैं। ठीक है, पेजेस ऑफ प्रेम्बल की जब बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज डिजाइन्ड बाय बिहार बिहार राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, राम मनोहर सिन्हा, यानी कि पेजेस ऑफ प्रेम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज डिजाइन्ड बाय बिहार बिहार राम मनोहर सिन्हा टू जबलपुर। जबलपुर से कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान को जो डिजाइन किया है ना, वो बिहार राम मनोहर सिन्हा जी जबलपुर से। ठीक है, इस पेज पे इनका प्रेम्बल्स है। ठीक है, प्रेम्बल्स है। आगे बात प्रस्तावना की बात कर रहे थे ना साथियों। पेजेस ऑफ प्रेम्बल यानी कि जो पेज होता है उसकी जो प्रस्तावना की जब बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज डिजाइन, तो जो संविधान का जो निर्माण या डिजाइन जो किए ना, वो बिहार राम मनोहर सिन्हा ऑफ जबलपुर इन्होंने की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बेरूबारी मामला कब हुआ था। अब बात करते हैं बेरूबारी मामले की। ठीक है, तो बेरूबारी मामला जो है वो कब हुआ था। सन 1972 में हुआ था, सन 1995, सन 1960 या सन 1973। कब हुआ था बेरूबारी मामला, तो उसकी जब बात करते हैं साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सन 1960। ठीक है, सन 1960 में हुआ था बेरूबारी मामला। प्रस्तावना की जो संशोधनीयता जो है, ठीक है, प्रस्तावना का जो संशोधनीयता है इसमें। ठीक है, बेरूबारी की जब बात करें, बेरूबारी केस की, तो प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक है, बेरूबारी यानी कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है। वो कब पारित किया गया था, वो क्या था, सन 1960 में पारित किया गया था। ठीक है, जब बात करते हैं केशवानंद जी की। ठीक है, तो केशवानंद भारती जो है, वनाम केरल मामले में 1973 न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मानकर संशोधनीय बताया, पर मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत प्रस्तावना सहित संविधान के जिन हिस्सों में संविधान का मूल ढांचा पाया जाता है उसमें संशोधन नहीं होगा। ठीक है, संविधान के जिन हिस्सों में संविधान का मूल ढांचा पाया जाता है साथियों, उनमें संशोधन नहीं होगा। ठीक है, ये केशवानंद भारती जी ने कहा था। अभी तक, ठीक है, अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, अभी तक एक बार संशोधन हुआ है 1976 में। 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी और पथ निरपेक्ष अखंडता इन्हें प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, यानी कि एक संशोधन जो हुआ है 1976 में, 42वें संशोधन में समाजवादी, पथ निरपेक्ष अखंडता और प्रस्तावना को जोड़ा गया है। ठीक है, इनमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रस्तावना। ठीक है,
प्रेम्बल की जब बात कर रहे हैं प्रेम्बल की, तो की भाषा को किस देश से लिया गया है, यानी कि प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है साथियों। तो ऑप्शन से अपने पास ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, अपना जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स concurrent लिस्ट, ठीक है, concurrent लिस्ट जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता है ट्रेड और कॉमर्स की। व्यावसायिक स्तर पर जो है उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया ट्रेड को, उनके सामुदायिक ट्रेड को जो है सामुदायिक उनके अपने कॉमर्स यानी कि व्यावसायिक क्षेत्र में फ्रीडम है। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो सभा जो होती है, सदन जो होता है, पार्लियामेंट जो होता है ना, उसमें बैठने का जन्मसिद्ध अधिकार भी दे रखा है। ठीक है, जन्मसिद्ध जो बैठने का जो पार्लियामेंट जो सदन होता है उसमें बैठने का उन्हें जन्म से ज्वाइनिंग सीटिंग करने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जब बात करते हैं अपन, भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है। भारत की नागरिकता है वो किस तरह से समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन से अपने पास स्वैच्छिक त्याग से, यानी कि रीन्यूक्लिएशन से। ठीक है, अपन जब बात करते हैं भारत की नागरिकता को किस तरह से समाप्त की जा सकती है, तो ऑप्शन से अपने पास पहला जो ऑप्शन है स्वैच्छिक त्याग से, यानी कि रिनेंशिएशन से। ठीक है, रिनेंशिएशन से। दूसरा बर्खास्तगी द्वारा, यानी कि टर्मिनेशन से। तीसरा जो ऑप्शन है नागरिकता से वंचित करके, यानी कि डिप्राइवेशन। और चौथा है वो उपरोक्त सभी। तो ऐसा कौन सा जो ऑप्शन राइट है अपना जिससे भारत की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, वो उपरोक्त सभी आएगा। यानी कि मैं आपको बता दूं, स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी द्वारा, नागरिकता से वंचित करके, ये तीनों जो है उनसे भारत की जो है नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बता देते हैं कि बाय रिवेन्यूएशन। ठीक है, बाय रेन्यूसिएशंस की जब बात करते हैं, रेन्यूसिएशंस की जब बात करते हैं ना, स्वयं द्वारा त्यागपत्र देखिए, तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मेक ए डिक्लेरेशन रिनाउंसिएशन इज इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि कोई भी नागरिक है, कोई भी भारतीय नागरिक है, वो अपने स्वेच्छा से, स्वैच्छिक इच्छा से त्यागपत्र दे सकता है, जिससे वो भारत की नागरिकता को छोड़ सकता है। ठीक है, बाय टर्मिनेशन। अब बात करते हैं बाय टर्मिनेशन की। तो इसमें क्या होता है साथियों, तो इसमें ये होता है बाय टर्मिनेशन की जब बात करते हैं, व्हेन एन इंडियन सिटीजन, ठीक है, व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलेंटरीली एक्वायरीज द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, ही एंड शी ऑटोमेटिकली केसेस टू बी इंडियन, यानी कि जब कोई नागरिक होता है, भारतीय नागरिक, वो स्वयं सेवक की तरह किसी भी नागरिकता, ठीक है, किसी भी दूसरे राज्य की मतलब कोई भी भारतीय नागरिक है, वो अपनी स्वयं इच्छा से, वॉलेंटरी थे, स्वयं सेवक के द्वारा, एक्वायरीज के द्वारा किसी भी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लेता है ना, तो वह चाहे वो जब वो पुरुष हो या महिला हो, कोई भी स्वतः ही अपने इस अंडरवुड आ जाती है कि वो इस नागरिकता को त्याग कर सकते हैं, यानी कि बर्खास्त के द्वारा। ठीक है, बर्खास्त के द्वारा ये नागरिकता को छोड़ सकते हैं भारत की। ठीक है, नेक्स्ट जब बात करते हैं बाय डिप्राइवेशन। ठीक है, डिप्राइवेशन की जब बात करते हैं अपन, ठीक है, डिप्राइवेशन की, इनके वंचित करके, नागरिकता से वंचित करके, इसकी जब बात करते हैं, इट इज़ ए मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ obtained द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड शो डिसऑलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं अपन बाय डिप्राइवेशन की जब बात करते हैं, तो ये भारतीय जो कानून होता है ना, वो कर सकता है, भारतीय कानून हो सकता है, उसे अपने जो नागरिकता, भारत की जो नागरिकता होती है उससे वंचित कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, यदि कोई व्यक्ति होता है वो फ्रॉड करता है, धोखाधड़ी करता है, सो डिसलोटी करता है इस संविधान से। ठीक है, संविधान, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के साथ धोखा करता है, अपने देश के साथ गद्दारी करता है, कोई भी करता है, तो उससे जो अपनी भारतीय कानून व्यवस्था है वो अपनी भारतीय नागरिकता से इसे वंचित कर देता है। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट बात करते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन से अपने पास प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा। दूसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और तीसरा ऑप्शन है केवल राष्ट्रपति। चौथा ऑप्शन है उसमें से सभी। ठीक है, ये सभी। तो कौन ऐसा जो होता है जो कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति
करता है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री जो होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री जो होता है उसकी अध्यक्षता में गठित एक समिति के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है। ठीक है, पावर ऑफ ईसीसी, ठीक है, पावर ऑफ ईसीसी आर्टिकल 324 के अंतर्गत होता है ये। ठीक है, अनुच्छेद 324। ठीक है, और एक और चीज़ होती है कि सीईसी सुनील अरोरा। ठीक है, सीईसी के जो अध्यक्ष है वो है सुनील अरोरा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान की मौलिक, ठीक है, संविधान में मौलिक अधिकार कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो ऑप्शंस थे अपने पास, ऐसी कौन सी समिति जिसकी सिफारिश के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? बलवंत राय मेहता, कप्तान सिंह समिति, स्वर्ण समिति, सहकारिता समिति। तो शायद ये क्वेश्चन हम आपको पहले पार्ट 1 में बता चुके हैं साथियों। ठीक है, तो पहले बता चुके हैं हम। ठीक है, इसका राइट जो ऑप्शन है, सॉरी, पहले जो हमने बताया था वो हमने आपको दूसरा बताया था, दूसरी समिति जो कि बलवंत सिंह समिति थी, और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है स्वर्ण सिंह समिति। जो वो क्वेश्चन था ना उसमें तो शायद आपने 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ऐसे कुछ था शायद। ठीक है साथियों, तो 9वीं अनुसूची के बारे में था, और यहाँ पे है कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति के प्रयास से जोड़ा गया? ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल, ठीक है, आंतरिक आपातकाल घोषित किया था। 1975 से 1977 के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्य आवश्यकता और आवश्यकता के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का स्थापना की थी। ठीक है, कि समिति की स्थापना की थी। ठीक है, केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को अधिनियमित, ठीक है, अधिनियमित किया, और इस संशोधन में संविधान में भाग आईवीए का एक नया हिस्सा जोड़ा गया। ठीक है, आईवीए का एक हिस्सा जोड़ा गया संविधान में। ठीक है, संविधान के एक भाग आईवीए का एक नया हिस्सा जोड़ा गया। एग्जाम्पल जब देखें तो विधान का पालन करें। ठीक है, विधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ये जोड़ा गया था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आगे जब बात करते हैं अपन, निम्न में से कौन सा मूल्य कर्तव्य नहीं है? ठीक है, अब इनमें से मूल्य कर्तव्य कौन से नहीं है? हमने देखा था जो सूची थी 9वीं सूची, उसमें थे मूल अधिकार, जो थे हमारे मूल अधिकार तो 6 थे। मूल अधिकार के बारे में देखा, आप मूल कर्तव्य के बारे में देख लेते। ठीक है, तो इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन से अपने पास भाईचारे बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, और माता पिता की आज्ञा का पालन करना। तो इनमें से मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है अपना? ठीक है, मूल कर्तव्य अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये तो मूल कर्तव्य होता ही है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, मूल कर्तव्य अपना एक सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, ये भी है। भाईचारे बनाए रखना, ये है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो है साथियों, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये मूल कर्तव्य में नहीं जोड़ा गया। ठीक है साथियों, अपना जो राइट आंसर है ना वो माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये जो ऑप्शन डी था अपना, डी ऑप्शन था वो राइट है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना ये नहीं है, मूल कर्तव्य में जोड़ा नहीं गया इसको। ठीक है, जब बात करते हैं अपन, वह इनकी संख्या कुल 11 है। ठीक है, मूल कर्तव्य जो है अपने वो कुल 11 है, और कुल 11 संख्या है इनकी। कैसे, मैं आपको बता दूं। पहला जो है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, ये अपना पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य ये है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें। ठीक है, दूसरा कर्तव्य है। तीसरे जब कर्तव्य की बात करते हैं तो भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, चौथे कर्तव्य की जब बात करते हैं साथियों, चौथा जो कर्तव्य है साथियों अपना, उसकी जब बात करते हैं, चौथा जो कर्तव्य है साथियों अपना, जो मूल कर्तव्य चौथा जो है, इसकी जब बात करते हैं तो चौथा अपना मूल कर्तव्य कौन सा साथियों? तो अपना मूल कर्तव्य चौथा है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है साथियों, देश की रक्षा करें और जब बुलाया जाए, जब देश हमें पुकारे तो तत्पर होकर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। ठीक है साथियों, जो पांचवा जो ऑप्शन है अपना, पांचवा जो मूल कर्तव्य वो है कि भारत के सभी लोग समरसता और, ठीक है, समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। और छठा जो ऑप्शन है अपना वो है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। ठीक है, सातवां जो है वो है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व संवर्धन करें। आठवां है,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां जो मूल कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे व हिंसा से दूर रहे। 10वां जो कर्तव्य है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। और 11वां जो अंतिम हमारा जो मूल कर्तव्य है वो है, यदि आप माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करें। ठीक है साथियों, तो जो मूल कर्तव्य था उसमें ये जो 11 मूल कर्तव्य हमारे वो हैं, जबकि इनमें से एक ऑप्शन है वो नहीं जोड़ा गया, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये नहीं जोड़ा गया। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, एमसीक्यू की ओर। ठीक है, अगले एमसीक्यू की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो अपना अगला एमसीक्यू है साथियों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है। ठीक है, पहले जो मूल कर्तव्य थे उन मूल कर्तव्य में जो हमारे 11 कर्तव्य थे उनके बारे में हमने देखा। अब जो मूल कर्तव्य है हमारा, ये जो 11वां मूल कर्तव्य है, ठीक है साथियों, यदि आ जाए, ठीक है साथियों, एग्ज़ाम में आ जाए तो हमें बता देना है कि हमारे जो मूल कर्तव्य जो है उनकी जब बात आए तो मूल कर्तव्य जो हमारा अंतिम जो 11वां जो मूल कर्तव्य है वो कौन सा है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाने का जो है जो कर्तव्य है वही है हमारा 11वां कर्तव्य। और ये किस संविधान संशोधन में है, तो ऑप्शन है इनके किस 81वां, 81 और 85वां, 86वां या 88वां। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है इनके जो राइट ऑप्शन है अपना वो है 86वां। ठीक है, 86वां जो आर्टिकल है, ठीक है, संशोधन जो संविधान संशोधन जो है 86वां संविधान संशोधन है उसमें बताया गया है RTE दे रखा। ठीक है, RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन है, इसमें दे रखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन 86 एमेंडमेंट एक्ट 2002 इंटरेस्टेड, ठीक है, इंसर्टेड आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज ए फंडामेंटल राइट्स। तो साथ ही ये कह रहा है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 86वां जो संविधान संशोधन है वो है हमारा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये जो है तो ये कहता है कि संविधान सभा, ठीक है, संविधान के 86वें संशोधन में एक्ट कौन सी है, धारा, ठीक है, 86वीं धारा जो है 86वां संशोधन 86वीं धारा 2002 के अंतर्गत आर्टिकल जो 21A जो आता है उसमें बताया है कि संविधान के किसी भी, ठीक है, संविधान ये निश्चित करता है कि संविधान में जो बच्चे जो हैं वो 6 से 14 वर्ष की आयु में हो, इसके अंडर जो आयु में हो उन्हें मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाए अनिवार्य रूप से। ठीक है, अनिवार्य से शिक्षा रूप प्रदान की जाए। ठीक है, ये कहता है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, 86वां संशोधन, संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं कि संविधान की जब बात करते हैं साथियों तो संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग ए है, भाग 2 है, भाग 3 या भाग 4। तो संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है साथियों, तो संविधान के भाग 3 को, किसको, संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये होता क्या है, तो इसमें मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 12 से 35 का वर्णन है। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कंपटीशन एग्जाम में, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। ठीक है साथियों, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल किरण ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। ठीक है साथियों, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो अपन बात करते हैं कि संविधान के किस भाग को वो काटा कहते हैं। ठीक है, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है साथियों, तो मैग्ना कार्टा की जब बात करते हैं संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो संविधान के तीसरे भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, संविधान के तीसरे भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा में होता क्या है कि इसमें मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 12 से 35 का वर्णन किया गया है। ठीक है, और इससे अमेरिका के संविधान बिल ऑफ राइट से लिया गया है। ठीक है, ये जो अनुच्छेद 12 से 35 है, आप मैग्ना कार्टा जो बात करें, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया बिल ऑफ राइट से। ठीक है, ये व्यक्ति को, ठीक है, ये व्यक्ति को आज़ादी के साथ जीने की गारंटी देता है और इसके बिना कोई भी देश लोकतांत्रिक नहीं बन सकता।
ठीक है। कोई भी देश है वो लोकतांत्रिक किसकी वजह से नहीं बनता है, वो होता है मैग्ना जो कार्टा होता है उसकी वजह से ही कोई भी देश है वो लोकतांत्रिक बनता है, अन्यथा नहीं बन पाता। ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 का वर्णन आता है इसमें साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। कौन सा कार्य, ठीक है, कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, ठीक है, कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकने का। दूसरा ऑप्शन है धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना। तीसरा ऑप्शन है किसी उपयुक्त मतलब किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना। या चौथा जो ऑप्शन है वो उपयुक्त सभी। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत कौन सा ऐसा जो टॉपिक यहाँ पे है, जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि छुआछूत के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन जो ये सभी हैं, जो ऑप्शन सभी जैसे कि मैं आपको बता दूं कि किसी व्यक्ति को सामान, ठीक है, सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना। कोई व्यक्ति है वो अपनी सामान बेचना चाहता है या उसकी कोई सेवा वगैरह देना चाहता है तो उससे रोकना। और धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना। ठीक है, धार्मिक स्थान या दार्शनिक जो स्थान है वहाँ पे छुआछूत को सही ठहराना। और किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना, यानी कि कोई मंदिर है कोई भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ प्रवेश करने से रोकना। ये जो तीनों प्रकार के जो ऑप्शन है, इन तीनों प्रकार से संविधान के जो संविधान का जो अनुच्छेद 17 है उसमें छुआछूत माना गया। ठीक है, छुआछूत के अंतर्गत माना गया। ठीक है, आर्टिकल 17 की बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 17 तो एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी। ठीक है, एबोलाइजेशन, ठीक है, एबोलाइजेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, छुआछूत के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये तो किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति की जाति को उस जाति विशेष में पैदा होने के आधार पर उन सामाजिक समूह के सदस्य होने के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। भेदभाव समाज से शारीरिक या सामाजिक बहिष्कार के रूप में हो सकता है। ठीक है, और उदाहरण के लिए देखें तो तथाकथित उच्च जातियों के सदस्य जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि भंगी वर्ग के व्यक्ति के साथ भोजन नहीं करेंगे या बैठेंगे। ठीक है साथियों, ये छुआछूत के अंतर्गत आता है। ठीक है, आर्टिकल 17 संविधान की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो बात करते हैं कि राष्ट्रपति का पद जो होता है, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है। राष्ट्रपति के पद की जो बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पद को किस प्रकार से खाली किया जा सकता है या किस प्रकार से खाली हो सकता है। ऑप्शन है सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर, दूसरा ऑप्शन है त्यागपत्र देने पर, और तीसरा ऑप्शन है कार्यकाल समाप्त होने पर, और चौथा ऑप्शन है केवल बी और सी यानी कि त्यागपत्र देने पर और कार्यकाल समाप्त होने पर। ठीक है, तो किस प्रकार से राष्ट्रपति का पद खाली कर दिया जा सकता है, तो ऑप्शन बी अपना है वो राइट है, ऑप्शन सी बी और सी यानी कि त्यागपत्र देने पर और कार्यकाल समाप्त होने पर। ठीक है, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट इन द फॉलोइंग स्केनरियस। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति का जो पद होता है ना, जो रिक्त मतलब पद होता है उसको रिक्त किस तरह से किया जा सकता है, तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, यानी कि उसकी जो भी कार्यकाल होता है उससे पूरा होने के बाद। ठीक है, वो एक्सपायर हो जाए इसके बाद। बाय रीजन ऑफ डेथ, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो भी पद खाली रहता है। ठीक है, बाय रीजन ऑफ रेजिनेशन। ठीक है, बाय रीजन ऑफ रेजिनेशन। रिमूवल बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसे निष्कासित कर दे। ठीक है, रिमूवल बाय इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट के कारण भी इसे पद खाली रहता है राष्ट्रपति का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं ना, तो राष्ट्रीय आपातकाल किस व्यवस्था के मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो उसकी जब बात करते हैं अपन साथियों तो अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल आते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था आती है तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की जो है चीज़ें होती है साथियों वो आते हैं। ठीक है, आखिर आपातकाल होता क्या है। जब देखो मैं आप कह रहा हूँ साथियों कि एक जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर देते हैं इसके बाद हम आपको पूरी तरह से प्रिपरेशन करवा देते हैं आपकी। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के आ जाए तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आंसर अनुच्छेद 352 की जब बात कर रहे थे तो आखिर आपातकाल होता क्या है। आपातकाल की जब बात करते हैं तो आपातकाल भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब देश को किसी आंतरिक, बाहरी या आर्थिक रूप से किसी तरह के खतरे की आशंका होती है। ठीक है, आपातकाल की ज़रूरत क्यों है, तो संविधान निर्माताओं ने आपातकाल जैसी स्थिति की कल्पना ऐसे वक्त को ध्यान में रखकर की थी जिसमें देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा खतरे में हो। इसी को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जिसके तहत केंद्र सरकार बिना किसी रोक टोक के गंभीर फैसले ले सकती है। ठीक है, गंभीर फैसले ले सके।
तो नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल का जिक्र है। ठीक है, भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल की बात चलती है। तो पहले जो आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी 352। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की जब बात करें तो स्टेट इमरजेंसी 356। ठीक है, और दूसरी जब बात करें आर्थिक आपातकाल की जब बात करें तो इकोनॉमिक इमरजेंसी। ठीक है, इकोनॉमिक इमरजेंसी 360। ठीक है, ये तीन भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकालों का जिक्र है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, हमने पार्ट 2 में आपको बता दिया था किस तरह का आपातकाल है वो घोषित नहीं किया है। तो वो वित्तीय प्रकार का जो वित्तीय व्यवस्था का जो आपातकाल है वो अभी तक घोषित नहीं किया। ठीक है, एक भी बार नहीं लगा वो। ठीक है, चिंता करें ये जो लग चुके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करते हैं, तो भारत का महान न्यायवादी निम्न में से कौन सा कार्य कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन है, वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण कर सकता है। दूसरा ऑप्शन, वह भारत सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी कोर्ट में केस लड़ सकता है। तीसरा जो ऑप्शन है, बिना सरकार की अनुमति किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव कर सकता है। चौथा ऑप्शन है कि सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी का निदेशक बन सकता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन राइट है जो कि महान न्यायवादी कर सकता है। ठीक है, भारत का महान न्यायवादी कर सकता है। तो ऑप्शन जो अपना राइट है वो है कि वो भारत सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी कोर्ट में केस लड़ सकता है। ऑप्शन बी अपना राइट है। ठीक है, अटर्नी। ठीक है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 76 और 88 भारत के महान न्यायवादी है के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल जो इसके अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, आगे जब बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ये है अपना कि महान न्यायवादी केंद्र कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। दूसरा जो ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि उसे निजी विधिक कार्यवाही करने से रोका जा सकता है। चौथा ऑप्शन है केवल 1 और 2। तो अपना ऑप्शन जो राइट है वो है डी। ठीक है, डी ऑप्शन यानी केवल 1 और 2 जो अपना है वो राइट है। ठीक है, नेक्स्ट जब अपन बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं अपन, तो कौन सा कथन भारत के महान न्यायवादी के बारे में असत्य। ठीक है, भारत के महान न्यायवादी के बारे में असत्य कथन कौन सा है। पहला कथन जो है वो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तीसरा जो ऑप्शन है, वह अपनी राय को भारत सरकार के ऊपर थोप सकता है। चौथा जो ऑप्शन है, वह संविधान के द्वारा या किसी अन्य कानून के तहत उस पर सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो अपना ऑप्शन जो है वो राइट है। ठीक है, वह अपनी राय को भारत सरकार के ऊपर थोप सकता है। ऑप्शन बी अपना राइट। ठीक है, ऑप्शन सी अपना राइट है, सॉरी। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 167 जो है वो मुख्यमंत्री की कर्तव्य, अनुच्छेद 163 जो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, अनुच्छेद 164 में राज्य के मंत्रियों से संबंधित प्रावधान, और अनुच्छेद जो 166 है वो राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन। ठीक है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 163 यानी कि मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण है वो है। ठीक है, मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण है ना वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण को करवाता है 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो साथियों आज का जो भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पार्ट 3 लेकर आए थे हम इसको यही समाप्त करते हैं, और कल मिलेंगे पार्ट 4 के साथ, पार्ट 4 के साथ कल मिलेंगे। तो साथियों एक बार पुनः मैं आपको कह देता हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल किरण ऑनलाइन जो स्टडी है, ठीक है साथियों, KOS जो है अपने किरण ऑनलाइन स्टडी जो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, उसे ऑल नोटिफिकेशन पर रख दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए, और एक कमेंट तो बनती है, इतनी मेहनत से हम बनाते हैं वीडियो तो आप एक कमेंट तो कर ही सकते हैं। ठीक है साथियों, और कल मिलते हैं पार्ट 4 के साथ भारतीय राज्य व्यवस्था। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।